जो लोग ऐसा सोच के आते हैं कि मैं 1 लाख रुपए से महीने के 10,000 रुपये कमा लूँगा, तो ये उनके लिए ये मिथ है और वो आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे। एक मिथ ना ये भी है कि इस मार्केट को गैम्बलिंग ही कहते हैं, मतलब जुआ ही है। तो बट मुझे लगता है ये पढ़े लिखों का जुआ है। टिप कुछ नहीं होता। ये मैं मतलब एकदम क्लियरली बता दूं कि किसी को नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या है, वो खुद रेगुलेटर क्यों ना हो, सेबी हो, एनएससी हो, कोई भी हो, किसी को नहीं पता। प्रॉफिट में तो हम जल्दी बुक कर लेते हैं प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट हमने देखा यार 5% आ रहा है, चल ठीक है आ रहा है। लॉस जब होता है ना, तब हम उसमें क्या अपने इमोशंस डाल देते हैं, नहीं ये तो ऊपर आएगा, मेरा पैसा लगा है तो नीचे कैसे जाएगा। आप जो देख रहे हो आप उसको ट्रेड करो, आप जो सोच रहे हो उसको ट्रेड मत करो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा राकेश झुनझुनवाला का, वॉरेन बफेट का। नहीं, हम इतने बड़े लोगों के साथ तो नहीं बैठे हैं आज। तो आइए मैं स्वागत करता हूं अजय सिंह का और वरुण मिश्रा जी का। आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम अजय है, ये मेरे फ्रेंड और मेरे पार्टनर वरुण। सो हम लोग एक मतलब हम लोगों ने जब जर्नी स्टार्ट की थी तो हम लोग ज़ीरो थे और हमने स्टार्ट किया एज अ ब्रोकर। सो मेरा ये इंट्रोडक्शन था। वरुण जी कुछ आप बताओ। मेरा नाम वरुण मिश्रा है। मुझे इस मार्केट में ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने इस मार्केट में स्टार्ट किया था एज ए डीलर, जो मैं NISM सर्टिफाइड था। उसके बाद मैंने सब ब्रोकरशिप ली। अजय मेरा क्लाइंट हुआ करता था, मेरा फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट फिर हम लोगों ने इसको फिगर आउट किया और इस बाद में हम लोगों ने इस बिज़नेस में हम दोनों ने ज्वाइन किया 2015 में। 2015 से टिल नाउ इस बिज़नेस में हमें 9 साल हो चुके हैं और मेरा एक्सपीरियंस वो 12 साल का है। उसके पहले के 3 साल मैं जॉब करता था। और मैं अब स्टार्ट करता हूँ कोर टॉक पे, जो आज हमारा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। और पहला क्वेश्चन आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकता है और दोनों चाहो तो अपने अपने इनपुट शेयर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन यही है कि क्या है स्टॉक मार्केट। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा क्राउड इंडिया में अनटच्ड है, राइट। और इतना पोटेंशियल है मार्केट में, जितना रिसर्च आप लोगों ने किया होगा उतना मैंने तो नहीं किया, लेकिन जो मेरे को समझ में आता है कि इतना अनटच्ड मार्केट अभी भी बाकी है जिससे लोग आके इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो लेमन लैंग्वेज में क्या है स्टॉक मार्केट, और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। स्टॉक मार्केट सबसे पहले क्या है? स्टॉक मार्केट में आप कंपनीज लिस्ट होती है, आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आप उस कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। ये तो एकदम बेसिक स्टॉक मार्केट हो गया। आप पार्टनर, उस कंपनी प्रॉफिट करेगी, आपको डिविडेंड देगी, कंपनी की शेयर वैल्यू बढ़ेगी, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टॉक मार्केट में। जैसे पहला हो गया इक्विटीज, जिसको स्टॉक कहते हैं हम लोग, बहुत सारे नाम है इसके। आप स्क्रिप्स कह लो, मतलब n नंबर्स ऑफ नेम लोगों ने अलग अलग कर रखे। उसके बाद आते हैं और प्रोडक्ट्स, जैसे हो गए फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज, करेंसी, ये सारे प्रोडक्ट है। ये सारे ट्रेडिंग प्रोजेक्ट है, हेजिंग प्रोडक्ट कह लो, ट्रेडिंग कह लो। ये बेसिकली लोगों को सबसे पहले सीखने के लिए सबसे पहले तो इसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि विदाउट टाइम, विदाउट रिसर्च आप यहाँ नहीं कमा सकते पैसे, ठीक है। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि मैं आज 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, मैं कल से 2,000 रुपये कमाने लगूंगा, तो भाई ये मिथ है। आप नहीं कमा पाओगे जब तक आप उस पर प्रॉपर बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, आप प्रॉपर अपना रिसर्च नहीं करोगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो तो एंट्री के लिए आपको ये करना है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओ मार्केट में, अपना जॉब करते रहो, अपना काम, जो आपकी मतलब अर्निंग है उसको छोड़ के, जो आपकी मंथली अर्निंग आ रही है उसको छोड़ के आप यहाँ मत आओ। अगर आपको छोड़ के आना है तो आपके पास बैकअप तगड़ा होना चाहिए, रिसर्च आपकी होनी चाहिए, आप सीखे हुए होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी जो भी वो 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ ये इतनी पैशनेटली इसको फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। जैसे आपने बताया कि नॉलेज की, क्योंकि उनके पास, आपने बोला कि उनको टाइम देना पड़ेगा, टाइम उनके पास होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है। अब उसको क्या करना होगा? तो मेरा जो स्ट्रेट फंडा है, मैं अपने क्लाइंट्स को जो एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल देखने का, तो आप मुझ पर भरोसा भी मत करो, ठीक है। क्योंकि थर्ड पर्सन पे आप भरोसा करो ना, फिर आप उस पर रिलाय हो जाते हो। तो मैं मतलब इन द लॉन्ग टर्म मैं उससे कुछ मांग ही लूँगा, है ना। मैं अगर किसी को प्रॉफिट करा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स भी हैं, तो
अगर मैं उनसे मेरा कोई मतलब प्रॉफिट नहीं है उनसे, तो मैं क्यों काम करूँ उनके लिए? सही बात है। ठीक है। और अगर मैं मतलब रिलायबल भी नहीं हूँ, मैंने किसी को फ़ोन किया, मैंने कोई भी एडवाइस दे दिया और मेरे एडवाइस पे किसी ने काम कर लिया और उसको लॉस हो गया, तो लॉस में मैं थोड़ी भागीदार हूँ। सही बात है। मैंने उसको प्रॉफिट करा दिया, तब तक मैं लूंगा उससे, और लॉस करा दिया फिर मैं उसको वापस थोड़ी दूंगा। तो अगर आप करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में काम, तो पहले या तो आपके पास टाइम होना चाहिए, और टाइम नहीं है तो आप फिर इन्वेस्टर बन जाओ। जितना काम हमने कोविड के पीरियड में किया है, उतना काम हमने अपनी लाइफ टाइम में नहीं किया। वो 6 महीने जो थे ना हमारे गोल्डन फेज थे। मतलब लोग कह रहे थे कि काम नहीं है, ये नहीं है, बट हमारे पास एक्चुअली काम था उस टाइम पे। हम लोगों ने मतलब मान लो मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे, और मेरे पास बहुत अच्छा खासा इनकम आ रहा था। राइट। तो लोगों को ये भी सीखने की, ये भी समझने की जरूरत है कि ये सिचुएशन तो कभी भी आ सकती है लोगों की लाइफ में, तो एक ये बैकअप प्लान भी लोगों का हो सकता है। बैकअप मतलब बैकअप क्या, अगर आप इसको प्रोफेशन में भी लेना चाहते हो, प्रोफेशन आप भी वो बन भी कर सकते सकते हो, बट आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें कैपिटल देना पड़ेगा। पेशेंस आपको चाहिए, टाइम चाहिए, और थोड़ा बहुत कैपिटल तो लगता ही है। कोई भी मतलब ये अगर आप बिजनेस ट्रीट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शॉप भी खोलते हो तो आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो आपको ये सोच के तो आना ही पड़ेगा ना कि यहाँ से अर्निंग होगी। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको कहीं ना इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। तो आपका ये रिक्वायरमेंट ये भी करता ही है। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। एंड थैंक यू कि इतने सारे इनसाइट्स मेरे को लगता है ऑडियंस की तरफ जा रहे हैं इन आंसर्स से। मतलब बताने को हमारे पास बहुत कुछ है, आई नो, लेकिन टाइम मतलब वो निकलता कंस्ट्रेंट्स होता है। है। वरुण जी, स्पेसिफिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इस इंडस्ट्री के बहुत सारे मिथ हैं। लोगों को लगता है लाखों में पैसा नहीं है तो स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ है लोगों के पास, राइट। और इसके अराउंड भी बहुत सारे अलग मिथ है। जैसे भाई ने बोला कि मशीन है पैसा बनाने की, तो कुछ लोगों के साथ ये मिथ भी है, और मल्टीपल अदर मिथ भी हो सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि मेजर चैलेंजेस जब से क्लाइंट आपको अप्रोच करते हैं, लोग आपसे एडवाइस भी लेते हैं, तो क्या उनका माइंडसेट होता है जब वो इस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं? तो सबसे पहले तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके बारे में बताता हूँ कि कैपिटल कितना लाखों में होना चाहिए तभी हम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कम कैपिटल है, आपके पास कम है, तो आप फिर भी स्टार्ट कर सकते हो। आप फिर उसको आप ईयरली या मंथली आपको प्रॉपर उसको एज एन SIP के थ्रू आपको मार्केट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको कहते हैं हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। जो टाइम से मतलब जब आप ईयर टू ईयर देखोगे, फर्स्ट ईयर हो सकता है आपको ग्रोथ नहीं दिखे, हो सकता है सेकेंड ईयर भी कम दिखे, बट थर्ड ईयर वो आपको म्यूचुअल फंड से ज़्यादा, किसी भी प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ज़्यादा, आपकी FD से ज़्यादा, कोई भी इंश्योरेंस से ज़्यादा इक्विटीज़ में आपको प्रॉफिट आएगा। बट जो लोग ऐसा सोच के आते हैं कि मैं 1 लाख रुपए से महीने के 10,000 रुपये कमा लूँगा, तो ये उनके लिए ये मिथ है, और वो आएंगे और ऐसे ही चले जाएंगे, वो अपना कैपिटल लॉस करेंगे और चले जाएंगे। हाँ, आप 1 लाख रुपए से अगर सोचोगे यार मैं मंथली 5%, 3% मैं अर्न कर लूँ, उसके लिए भी आपको प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट को कौन से फैक्टर्स हैं जो मूव करते हैं। अच्छा, हमारा मार्केट बहुत वास्ट है, इसमें ना आप किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे आप कैसे भी इन्वेस्टर हो, चाहे आप टेक्निकली कर रहे हो शॉर्ट टर्म, चाहे आप लॉन्ग टर्म देख के कर रहे हो, जो आप फंडामेंटल्स देख के कर रहे हो, तो आप कैसे भी फैक्टर्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सपोज अभी इलेक्शन चल रहे हैं, एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जियोपॉलिटिक्स बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कुछ भी बोलो, आप जो सोचते हो ना वो एक फैक्टर है मार्केट पे। वेदर बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। एपिडेमिक्स, कोविड हमने देख लिया क्या हुआ मार्केट में। हमें ना सब चीज़ के बारे में बहुत ब्रीफली पढ़ना पड़ता है कि भाई, और उसका पास्ट रेसिप्रोकेशन क्या है किस पर्टिकुलर इवेंट पे, उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है कि भाई यहाँ ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था मार्केट में। ये सारी चीज़ों को हम प्राइस एक्शन कहते हैं कि प्रीवियसली इस इवेंट पे कैसे प्राइस रिएक्ट किए थे और अभी क्या प्राइस रिएक्ट करेंगे अगर ये इवेंट दोबारा हो जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ें, और n नंबर्स है, आप सोच नहीं सकते किसी भी चीज़ पे, किसी भी चीज़ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और लोगों के सेंटिमेंट भी हमें, आप एक तरह की साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है इसमें कि लोगों के कैसे सेंटिमेंट होंगे अगर ये इवेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट करेगी इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ देखते हुए अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो इसमें, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें, लोगों को लगता है कि यार मार्केट 4 घंटे 5 घंटे चलती है, यही तो टाइम है हमें ट्रेडिंग करना है, अपने सिस्टम पर बैठना है। नहीं भैया, रात में उठ के US मार्केट भी देखना पड़ता है 3 बजे की, भाई क्या चल रही है US की मार्केट, कितना अप है कितना डाउन है, उस हिसाब से नेक्स्ट डे के हम ट्रेड्स प्लान करते हैं।
अपना पूरा हफ्ता का बैकअप देख के चलते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, ये लेवल ब्रेकआउट होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, तो ये सारी चीजें देख के तब हम ट्रेड लेते हैं। पड़ता है कहीं वॉर ना छिड़ जाए। राइट। बट एक स्टेबल गवर्नमेंट होने से मेरे को लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमेशा मार्केट पे। स्टेबल गवर्नमेंट होने से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी सबसे पहले उसकी पॉलिसीज पे चलती है। अगर हमारी पॉलिसी स्ट्रांग होगी, अगर बिजनेसेस को फेवर करेंगी, तो ऑब्वियसली हमारी कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करेंगी और हमारा मार्केट भी चलेगा, लोग पैसा भी, इस मार्केट में लोग पैसा भी बनाएंगे। कई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो जिनकी एक सेट ऑफ कंपनीज होती है, इनको फेवर करेगी, ठीक है। अब अगर वो मान लीजिए अगर बीजेपी हार जाती है तो उनकी जो फेवर करने वाली कंपनीज होगी ना, तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी वो उनको नहीं करेगी, वो उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी। तो अब वहाँ से, अब वो लिस्टेड है कंपनीज, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उनका आएगा ही आएगा। और एक गवर्नमेंट का फेवरिज्म का एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी सबने देखा होगा, एक हिंडनबर्ग नाम का एक रिसर्च फर्म है, उसने एक रिपोर्ट, उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री हम जानते हैं, जिस कंपनी के उसने रिसर्च करके रिपोर्ट करती है, वो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर देता है वो उसको। हमारे यहाँ भी हमने देखा कि एक कंपनी के ऊपर उसने रिपोर्ट करी, बहुत अच्छा मतलब करेक्शन भी आया, ऑलमोस्ट 40% मतलब आधा ही 40-50% करेक्शन आया कंपनी में। आज वापस वहीं खड़ी है वो कंपनी। फेवरिज्म है, इसी को कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये इतना बैक होता ही है इनको बिल्कुल ही, तो इसीलिए ये वहाँ से वापस आराम से अपने दोबारा लेवल्स उसने टच किए हैं और अभी इवन दोबारा उससे ऊपर भी निकल गया वो। बोला भी जाता है कि जितना भी पॉलिटिक्स का गेम है, ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को ये सपोर्ट के बिना चल भी नहीं सकता। तो एक और भी इसमें मिथ है कि जैसे कहते हैं अडानी और अंबानी राइवल्स हैं, तो जब हमारे पास डेटा आया था ना, जब ये रिपोर्ट आई थी, तो जो सबसे बड़ा स्टेक लिया था ना, वो जियो फाइनेंस में लिया था अडानी के शेयर्स में। तो ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये लोग पैसा देखते हैं बस, और इनको कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, जिसके पास जो पैसा है। अच्छा, जब कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है, जैसे आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो इसमें ना बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपने हाथ धोने निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने उससे धोखा खा के आप बोलते हैं यार ये इंडस्ट्री बकवास है, नहीं जाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो व्यूअर्स है, आप उनको कैसे बताना चाहेंगे कि भाई आपको जो भी जिस तरीके, यानी कि वाइट इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या फिर उनको जो लोग बरगलाने बीच में आ जाते हैं उनको वो कैसे पहचाने? जैसे अब इस मार्केट में क्या है ना, छोटे छोटे स्कैम बहुत होते हैं, जैसे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि किस हद तक जा सकता है कोई करने के लिए। तो आप इक्विटी एक अलग चीज मानते हैं, इंश्योरेंस अलग चीज मानते हैं, हाँ जी, ठीक है, अभी तक तो है ना। हाँ, आपने जो पैसा इक्विटी में लगाया है, हाँ, अगर आपका इंश्योरेंस हो जाए उस पैसे का, अच्छा, आप समझ रहे हो हाँ, समझ गया कि आपका लॉस हो गया, हाँ, बट आपका पैसा इंश्योर्ड है। इंश्योर्ड है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरे एक क्लाइंट को, मतलब उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, वो हमें नहीं बता रहा, क्यों? क्योंकि उसको लगा यार, उसको मैंने ना बहुत टाइम देखा, मैंने कहा यार ये करता ही नहीं था, ठीक है, अब ये इतना ट्रेड करने लगा है, एकदम से वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया ना, तो हम दिख जाता है एकदम से। अगर आपने लगाया 5 लाख रुपए, ठीक है, आपने इक्विटी लेके छोड़ दी, और आप सडनली इतना काम करने लग जाओ 1 महीने में कि आपका 1-1 लाख रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैंने उसको फोन किया नॉर्मल, तो वो बता ही नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा हो गया है। अब उसको खुद भी नहीं पता, वो क्यों नहीं बता रहा कि वो रिस्क फ्री है ना, उसको लग रहा है मैं तो खेल रहा हूं। अब उसने नॉर्मली, मैंने उसको 2-3 बार पूछा सर आप ट्रेडिंग, वो कह रहा मैं ही कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्लाइंट क्यों नहीं बता रहा था? वो क्लाइंट समझ गया था कि मैं बेवकूफ़ तो बन गया हूँ, लेकिन अब मैं बेवकूफ़ बन गया हूँ, सामने वाले को कैसे बता दूँ? समझ रहे हो मेरी बात? एक्चुअल में स्कैमर्स इसी का तो बेनिफिट, वो वही मैं बोल रहा हूँ। अब वो स्टार्ट क्या करते हैं ना, 5,000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया, उसको ले रजिस्ट्रेशन करा लो। ये छोटे छोटे स्कैम तो पता ही नहीं चलते। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आप उसमें ट्रैप हो गए, फिर आप उसको पैसे दोगे ही दोगे, आप नहीं चाह के भी, फिर वो आपका जो कैपिटल होगा उसका भी लॉस कर देगा, फिर उसको आपको कोई और प्रोडक्ट दे देगा, फिर आपको ऐसे इंश्योरेंस बेच देगा, आप मतलब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, और आपको सामने से ये भी पता है कि ये पैसे जा रहे हैं मेरे, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब आप एकदम, आप कह लो एकदम बिल्कुल वैसे हो जाओगे, आपकी हेल्पलेस हो जाओगे बिल्कुल, कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो इसमें। अब जिसने पैसा खो दिया है वो क्या कहता है कि भाई भागते लंगूरी कुछ तो मैं खींच लूं, कि लास्ट में कुछ तो आ जाए मेरे हाथ में, शायद बचा लूं मैं। वो तो इसी विश्वास पे करता है ना कि थोड़ा तो बच जाए, बट फिर कुछ नहीं बचता। हम दोनों ने मिलके काफ़ी क्लाइंट्स को बचाया इस चीज़ से। हम लोगों ने जो क्लाइंट छुपा रहे थे ना, उनको हमने सामने से बोल दिया सर हमें पता है कि ये ट्रेड्स हो कैसे रहे, और आप चलो मत बताओ, बट
आप ये समझ लो कि ये जो आपका पैसा है और जो भी आप एडवाइजरी के लिए दे रहे हो ना उनको, ये सब आपका लॉस हो जाएगा और ये कैपिटल जीरो हो जाएगा विद इन अ वीक। अगर आप अभी भी नहीं संभले, जो गया मतलब सर जो गया वो गया, जो बचा है उसे बचा लो। काफ़ी लोग समझे, काफ़ी लोग नहीं समझे, जो समझ गए वो बच गए, वो आज भी थैंकफुल है हमारे। जो प्रीवियस जो बड़े बड़े स्कैम है वो बेसिकली जनरल पब्लिक के साथ थोड़ी हुए हैं। जो हर्षद मेहता ने किया वो SBI के साथ किया, इसमें हम लोग थोड़ी इन्वॉल्व हुए थे, ना मेरा पैसा गया, ना आपका पैसा गया, ना किसी क्लाइंट का पैसा गया, वो तो इंस्टीट्यूशन से हुआ। मार्केट में फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से अगर लॉस हुआ हो तो वो मैं कह नहीं सकता, बट लेकिन डायरेक्ट तो कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ इसमें। अब जो स्कैम्स हो रहे हैं ना वो मास में हो रहे हैं, बेसिकली वो लोगों के साथ हो रहे हैं, तो वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देख कॉम्प्लाइंस से भी एक जो है वो कॉम्प्लाइंस में बहुत स्ट्रांग हो रही है। अब इन सब चीज़ों को बहुत ओवरकम करा है सेबी ने, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो करना है, बट अभी भी ये मतलब ऐसा है। अब जैसे करंट में फिन इन्फ्लुएंसर, जैसे अभी हमारी बात हुई, फिन इन्फ्लुएंसर का स्कैम चल रहा है। अब बेसिकली अच्छा एक वर्ड है टिप, आप सबको आया होगा है ना, एक वर्ड है टिप, सबको पता है भाई क्या टिप आई है, पूछ लो कि कोई टिप दे दे। हाँ क्या टिप आई है, तो भाई टिप कुछ नहीं होता। ये मैं मतलब एकदम क्लियरली बता दूं कि किसी को नहीं पता कि मार्केट में क्या होने वाला है, क्या है, वो खुद रेगुलेटर क्यों ना हो, सेबी हो, NSE हो, कोई भी हो, किसी को नहीं पता। हाँ इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, कंपनीज इनसाइडर ट्रेडिंग कर सकती है, उसके लिए भी लॉज हैं बट इतने स्ट्रांग नहीं है। होती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूँगा, होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है जिससे जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो कंपनीज के पास होती है, वो किसी को पास ऑन करा जा सकता है। अगर बच आके कर गए, कोई कमा गया, बट वो यूजुअली पनिशेबल एक्ट है। अगर और कुछ टिप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक मिथ ना ये भी है कि इस मार्केट को गैम्बलिंग ही कहते हैं, मतलब जुआ ही है। तो बट मुझे लगता है ये पढ़े लिखों का जुआ है, रिसर्च करने खेलने वाला जुआ है। एक जुआ होता है कि आप वहां जाते हो, आपने इस पे लगाया, या तो मेरी हार है या जीत है, ठीक है। बट इस मार्केट में क्या है ना, आप 10 रुपए के प्रॉफिट पे भी निकल सकते हो और 10 रुपए के लॉस पे भी निकल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, ठीक है। ये हार जीत वाला खेल नहीं है कि यार आज मैं हार गया, आज मैं जीत गया। इस मार्केट में ये है कि आप अपने हिसाब से कि यार मुझे आज 2% निकालना था, मेरा 2% प्रॉफिट हो गया, मैं निकल जाता हूं, है ना। मेरा 2% मेरा स्टॉप लॉस लगाया था कि मेरा 2% अगर लॉस हो जाएगा, मैं 2% स्ट्रिक्टली लॉस दिया मैंने और मैं निकल गया। ये मार्केट अगर आप इस तरीके से फॉलो कर लेते हो और आप 6 महीना इसको फॉलो कर लो 2-3 स्ट्रैटेजी पे, तो आप कभी लॉस नहीं करोगे। ओके वरुण भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे फिर, लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स जिसकी हम बात करते हैं, तो नॉर्मली लोगों ने भी बोला है और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, और मेरी भी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें इन्वेस्ट करना शायद ठीक होता है। हाँ तो भाई इस बात में मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि लार्ज कैप स्टॉक्स में हमेशा मतलब उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और ज़्यादा बेसिकली इसमें आपके रिसर्च की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बेसिकली कुछ कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी ग्रुप, ये लोग पायनियर्स हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो आप इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको रिटर्न सब जगह से ज़्यादा ये कंपनीज देके जाएंगी, किसी भी प्रोडक्ट्स के, किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ज़्यादा ये कंपनीज रिटर्न देके जाएंगी। क्योंकि आप वैसे भी समझ लो, आप लास्ट भी देखोगे तो इसका एवरेज जो रिलायंस का पैसा डबल करने का जो टाइम है 5 इयर्स में रिलायंस अपना मतलब ओवरऑल पैसा डबल करता है, चाहे वो डिविडेंड में हो, स्प्लिट करके हो, आपके शेयर 1:10 में कर दिया, 1:2 में कर दिया, तो वो आपको पैसा 5 ईयर 6 ईयर्स में वहाँ पे डबल होता है। और जो ऑलमोस्ट 15% या 16-17% के आसपास रिटर्न एवरी ईयर में काउंट होता है। ये लास्ट 15-20 ईयर्स से हम ऐसे ही देख रहे हैं, रिलायंस को जो परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं वो ऐसे ही देख रहे हैं। ये लोग बहुत बड़ी फैमिलीज़ हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपका रिस्क है बट मतलब एज इट इज़ सेफेस्ट बेट है मार्केट में है रिस्क, बट एज इट इज़ सेफेस्ट बेस्ट में हम इसको मानेंगे कि भाई ये रिलायंस है और टाटा है, अदानी है, ये मेनली तो ये है। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो लार्ज कैप में है। इसमें कुछ लोग ना आपको हो सकता है एग्जांपल दें राकेश झुनझुनवाला का, और कि भाई ये लोग भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही थे लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, हम जो रिटर्न्स की बात कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा कमाया। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि वो ट्रेडर था, और वो जिस टाइम पे राकेश झुनझुनवाला ने एंटर किया था उस टाइम पे मार्केट में लिमिट्स अलग होती थी। इन लोगों ने पैसे कैसे कमाया, इन लोगों ने ट्रेडिंग से तो कमाया, इन लोगों ने मार्केट में लूप होल्स पकड़े कि भाई मार्केट कितना टाइम दे रही है आपको पैसा देने के लिए। इन लोगों ने वहाँ रोटेशन करी है। इन लोगों ने, अगर आप वैसे समझ लो 1 करोड़ के फंड को इन्होंने 1000 करोड़ टर्नओवर कर दिए, 1 करोड़ के फंड से इन्होंने वैसे पैसा बनाया है।
और अब जो कॉम्प्लाइंसेस है, अब ये हमें अलाउड ही नहीं करते इतना टर्नओवर करने के लिए, क्योंकि लिमिट्स बंद हो गई हैं बिल्कुल। ठीक है, अब मार्केट में कोई लिमिट्स नहीं है, तो आप अपने पैसे में ही ट्रेड करोगे। देखो सेफ तो वही होता है, उन्होंने भी रिस्क लिया, बट वो फास्ट इसलिए हो गए क्योंकि उनको पास नॉलेज थी, उनको मार्केट की रीडिंग्स थी, उन्होंने अपना पढ़ाई करी हुई थी, उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया और वो कमा के निकल गए। उस टाइम पे ना इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत थी और इतना लगाम भी नहीं थी उस चीज पे। तो जब जब स्टॉक मार्केट का नाम आता है, तब तक एक बहुत ही पॉपुलर नाम है, हर्षद मेहता स्कैम का नाम जरूर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से हमें बताएं कुछ ऐसी कहानी और ऐसी कुछ अनछुई बातें जो हम लोगों तक नहीं पता है अभी तक, उनके बारे में। यार मेरा ना एक सिंपल टेक है, जब उस टाइम पे सबके साथ वैसे ही हो रहा था ना कि सबको छोड़ा ही जा रहा था। ठीक है, एक बंदा पैसा कमा रहा था, एक बंदा पैसा बना रहा था, लोगों के भी पैसे बना रहा था। ठीक है, अब वो सिर्फ कहाँ पकड़ा गया ना, वो सिर्फ किससे लड़ गया, वो सिर्फ लड़ गया पॉलिटिकल पार्टी से, वो उनके बीच में फंस गया। अगर वो वहाँ पे थोड़ा अपना हाथ रोक लेता ना, तो आज उसके अगेंस्ट में कोई नहीं होता इंडिया में, या शायद हो सकता है कि अंबानी जी के वो ऊपर ही होता। अच्छा, उन्होंने उस टाइम पे जैसा हमने देखा है सीरीज में, उन्होंने उस टाइम वो उनके जो करंट प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम भी ले लिया था, पर वहीं तो फंस गया ना वो, जो ज्यादा कोई नहीं लेना चाहिए। उसने सोचा कि मैं लड़ लूंगा। ठीक है, जैसे मेरे अंदर भी ना ये स्ट्रीक है कि अगर मुझे लगता है कि यार मेरे साथ ये गलत कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को लगता है मैं लड़ जाऊं इससे। बट मैंने इन 10 सालों में ना इस मार्केट से भी ये सीखा है ना कि एक बैक स्टेप अगर आप लेते हो ना, तो आपका ये मतलब नहीं आप हार रहे हो। हर्षद मेहता जब लाइमलाइट में आ गया ना, लेक्सस वाला केस तो सबको याद होगा कि भाई प्रीमियम पे लेक्सस उठा ली, तो वो उस टाइम से ही नज़र में आ गया। फिर पॉलिटिकल पार्टी को तो भाई अगर आप अच्छा कर रहे हो, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें भी फंड चाहिए होते हैं, समझ रहे? तो फंडिंग तो सबको ही होती है, आज भी होती है। वो वैसे फंसाया गया, तो वो वैसे ट्रैप हुआ, और उसी हिसाब से वो, नहीं तो आज वो अच्छा कर रहा होता। मतलब इवन उसके साथ के लोगों के मैं कुछ नाम बता देता हूँ, रामाकृष्ण दमामी, डीमार्ट, राकेश झुनझुनवाला, भाई टॉप नॉच है सारे टॉप नॉच, राइट। उस टाइम पे कौन जानता था राकेश झुनझुनवाला को? आज वो राधाकृष्ण दमानी आज डीमार्ट खोल के बैठे हुए, इतना बड़ा चेन खोल के बैठे हुए थे, तो वो ट्रेडर ही। बट आप इससे ये भी सीख सकते हो कि उस टाइम की ट्रेडिंग में जो मार्जिन्स थे, अब थोड़ा सा टाइट है भाई। इसमें भी कॉम्प्लाइंस सेबी को स्ट्रॉन्ग करा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना कहीं किसी कंट्री की इमेज खराब होती है। ठीक है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। और इंडिया में आप ऐसे समझ लो कि बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है फॉरेन। अभी ये जो मार्केट जो चलाई गई है 7,000 से 22,000 ना, तो आपके मेरे जैसे लोगों के द्वारा नहीं चलाई गई है, इसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक चीज़ और, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस है, वो भी अच्छा कर रहा था। एयरलाइन बिजनेस ऑल्दो बहुत टाइट मार्जिन है उसमें। ठीक है, सबको पता है कि भाई बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, सबसे डिफिकल्ट बिजनेस अगर कोई बोला जाए तो एयरलाइन बिजनेस है। इसका पता है, एक वो भी है, मतलब एक जोक लेते हैं कि जो उसमें घुसा वो डूब गया, वो डूबा है। हाँ, तो मान लिया जी MP थे, मतलब राज्यसभा के मेंबर थे, तो क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? बेसिकली उनके साथ गलत क्यों हुआ? उन्होंने लोगों के साथ गलत कर दिया। अपने एम्प्लॉयज को पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, आप दीपिका पादुकोण को, शकीरा को बुला रहे हो आप पार्टी करने के लिए, आप सैलरीज नहीं आई बंदों की आपके स्टाफ की 3 महीने से, तो ये हो गया एक रिवॉल्ट। ठीक है, वो उन्होंने, मैंने सुना था ना वो टीपू सुल्तान की उन्होंने वो स्वॉर्ड ली थी 150 करोड़ की, पता नहीं कितने की, तो ऐसा कुछ तो मैंने सुना था। अब लोगों के पास आपके देने के लिए पैसा नहीं है और आप पार्टी कर रहे हो। आपने अपने इंटेंशन पहले ही अलग कर दिए, किंगफिशर एयरलाइन को अपने यूनाइटेड ब्रेवरीज से अलग कर दिया, जो आपका प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस था उसका MD आपने अपने बेटे को बना दिया। ठीक है, खुद आप आ गए किंगफिशर एयरलाइन में, आपने लोन ले रखे हैं, वो भी लोन कैसे लिए थे? बहुत अपने ऑब्वियसली अपने पोस्ट का इस्तेमाल करके। नहीं, MP हैं, सारी चीज़ अपने तो भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको तभी तक सपोर्ट करेगी जब तक आप पीछे से कर रहे हो काम। अगर आपने लोग आपके खिलाफ सड़क पे आ गए ना, तो फिर वो भी आपके साथ नहीं है, इवन आप कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ माल्या जी के साथ ये गलत हो गया। किंगफिशर वहाँ पे उनको भागना पड़ा, और अब देख रहे हो जीरो हो गया किंगफिशर, बैंकरप्ट हो गया, वो डीलिस्ट भी हो गया मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, और एक बहुत बड़ा प्लेयर, ठीक है, कंट्री वाइड, आई वुड से इंटरनेशनली भी, जो कि नॉर्मली हर इंडस्ट्री में घुस के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री के बिजनेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इंटेंशन डिस्टर्ब करना होता होगा, बट अगेन वो वहां से मनी मेकिंग कर लेते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे कर लेते हैं। ऐसी न्यूज कुछ टाइम पहले सर्कुलेट हो रही थी, और आई बिलीव अभी रिसेंट की न्यूज है
कि वो शायद ब्रोकिंग में भी आ रहे हैं। आपको जरूर पता होगा, आप उस इंडस्ट्री से आते हैं जिस पे हम आज बात कर रहे हैं तो आपको मिला कुछ ऐसा? ये आपकी न्यूज़, जैसे आपको न्यूज़ पता है वैसे हमें भी पता है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली जियो फाइनेंस की बात है। जियो फाइनेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में तो आ गया था, बट ब्रोकिंग बिजनेस अभी तक टच नहीं था। बट अभी जो डेवलपमेंट्स आई हैं, जो हमने न्यूज़ देखी हैं, अब ये पता नहीं, मेरे हिसाब से तो सही होनी चाहिए, बाकी कितनी सच्ची है वो तो आगे टाइम से पता चलेगा। ये बेसिकली जियो फाइनेंस विद ब्लैक रॉक कोलैबोरेशन किया है इन दोनों ने, 50-50 पार्टनरशिप पे ये लोग ब्रोकिंग बिजनेस में आ रहे हैं। तो हाँ, ये न्यूज़ तो बड़ी है। इससे बड़ा कोलैबोरेशन मुझे नहीं लगता कि किसी कंट्री के लिए हो सकता है, क्योंकि ब्लैक रॉक फाइनेंशियल मार्केट का सबसे एक बड़ी कंपनी है, आप जैसे बोल सकते हैं ना, फंड जो संभालता है सबसे बड़ी कंपनी वही है, ब्लैक और पूरे वर्ल्ड की मनी संभालता है वो। तो इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे जब ये हो जाएगा? तो क्या होगा, लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अजम्पशंस ऐसी हैं इसमें थोड़ी सी कि जो मैं समझता हूँ जैसे टेलीकम्युनिकेशन के साथ हुआ ना, वही चीज़ ब्रोकिंग इंडस्ट्री के साथ भी होने वाला है। और डिस्काउंट्स आएंगे, और डिस्काउंट्स आएंगे इसमें, मतलब क्लाइंट्स के लिए बेसिकली ब्रोकरेजेस में। और हो सकता है कि लेंडिंग का कुछ अलग नॉर्म्स आ जाए। अभी फ़िलहाल तो जो नॉर्मल आरबीआई के नॉर्म्स हैं वही चल रहा है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि ये फैमिलीज़ अपना लॉबिंग करती है, हो सकता है कुछ नॉर्म चेंज हो जाए, ये लेंड भी करें लोगों को इन्वेस्ट करने के। देखो, जितना ज़्यादा पैसा होगा, हो सकता है क्लाइंट उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा या उतना ज़्यादा ट्रेड करेगा। तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा भी कुछ नॉर्म्स आए कि भाई आपको कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन ले लो आप ट्रेडिंग करने के लिए, जियो फाइनेंस से लोन ले लो जो आपके बैंक से भी कम इंटरेस्ट। ऐसा सुनने में एजम्पशंस हैं सारी, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बाकी देखो। अगर ऐसा होता है तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक थ्रेट तो है। हाँ अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हम ये जानते हैं अंबानी फैमिली किसी भी सेक्टर में जाती है तो मार्केट डिस्टर्ब तो करती है, ठीक है। वहाँ पे कंपटीशन, अपने छोटे कॉम्पिटिटर को तो बिल्कुल खा जाती है वो, ठीक है। बड़े कॉम्पिटिटर्स की भी हालत टाइट कर देती है कि एकदम थिन मार्जिन्स में सबको काम करना पड़ता है। ये हम लोगों ने सारे सेक्टर्स में देखा है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन मान लो, चाहे आप रिफाइनरीज मान लो, चाहे आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में छोटे से छोटे बिजनेस में अगर ये एंटर हुआ है तो इसने मार्केट में फ्लक्चुएशन दी है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज का इन्वेस्टर थोड़ा कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में? आपकी क्या राय है इस पे? तो ये मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल एडवाइस है जो मैंने ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस किया है। सो अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, ये अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप इक्विटी करो, ठीक है। तो आप टाइम दे दिया आपने, आप 20-25% रिटर्न निकाल सकते हो ईयरली, या 15-20% रिटर्न निकाल सकते हो इक्विटीज़ में आराम से। और वही रिटर्न आपको अगर म्यूचुअल फंड में 15% 14% टाइम आपके पास नहीं है तो वो आपको दे देता है। आप अपना टाइम डिसाइड करो कि आपके पास टाइम है या नहीं है। आप शफल करने के लिए आपके पास उतना टाइम है कि महीने 2 महीने मैंने कर लिया, या आपका जो एडवाइज़र है वो आपको सही राय दे रहा है तो आपने उसके टाइमली डिसीजन ले लिया, तो आप इक्विटी करो। मैं अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है मुझे देने के लिए तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं एफडी में क्या रिटर्न है, 7%। 7 भी आप हायर एंड पे बता रहे हो। और मेरे ख्याल से सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा उससे ऊपर मिल जाता है ना। और 13-14% 15% आपका म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न है, ठीक है। और उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म देना पड़ता है ना। अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो वो अलग बात है, ठीक है। वो लॉक इन वाले 3 साल वाले होते हैं, तो अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप वहाँ से टैक्स बेनिफिट भी ले लेते हो। बट मुझे लगता है आप इक्विटी में ही इन्वेस्ट करो अगर आपके पास टाइम है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है देन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स। सो अब मूव करते हैं एक नया क्वेश्चन की तरफ। अजय जी, मेरा क्वेश्चन अब आपसे है, इस 10 साल की जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव तो आए होंगे, ठीक है, और एक आपके साथ जो अभी तक कुछ बहुत बेहतर हुआ हो और बहुत बुरा कुछ हुआ हो, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस ऐसा कुछ? यार बुरे और बेहतर अच्छे सारे एक्सपीरियंस रहे हैं, अच्छा। ना, क्योंकि मैं 12-13 साल तो हो गए ट्रेडिंग करते हुए, है ना। और इस बिजनेस में आए हुए, ब्रोकर में आए हुए 10 साल हो गए। तो अपनी पर्सनल ट्रेडिंग से रिलेटेड एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा। शायद आपके व्यूअर्स के लिए पता नहीं कितना उनको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, बट ये फनी भी है। और मतलब
जिनके पास पैसा कम है ना, उनके लिए तो बहुत, मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। तो मैं शेयर करता हूँ। तो ये बात है इनिशियल स्टेजेस की, जब मैं ट्रेडिंग अपनी पर्सनल भी करता था, है ना। तो पैसा अच्छा कमा रहे थे, पैसा अच्छा आ रहा था, तो मेरे को अपनी पहली गाड़ी लेनी थी, है ना। तो मैंने अच्छा प्रॉफिट कमाया हफ्ते भर ना, तो मैंने सोचा यार कि डाउन पेमेंट तो हो ही गई है, कल जाके गाड़ी ले लूँगा। मतलब ये बात है शायद फ्राइडे की, मंडे टू थर्सडे मैंने अच्छा कमाया, मैंने कहा यार डाउन पेमेंट तो कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं फ्राइडे तक पहुंच गया। अब फ्राइडे को मैं ट्रेडिंग करने स्टार्ट कर रहा हूँ, करते करते अच्छा कमाया मैंने, है ना। तो मेरे को लगा यार डाउन पेमेंट तो हो गई है, क्या मैं पूरी कर सकता हूँ। अब वो ग्रीड आ गई कि मैं अच्छा कमा ही रहा हूँ, सारी चीज़ अच्छे सौदे लग रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा यार कल गाड़ी खरीद के लेके आऊँगा खाली, ये पूरी पेमेंट करके आऊँगा और गाड़ी हैंड टू हैंड लेके आऊँगा। जैसे होता ना कि भाई ये लो पैसे, अभी दो मुझे गाड़ी, वेटिंग नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो 3:30 बजे तक अपनी इक्विटी मार्केट रहती है। तो मैंने कहा यार 3:30 बजे तक तो हो नहीं पाएगा ये, है ना। तो उससे पहले मेरे को कभी मैंने कमोडिटी में ट्रेड नहीं किया था। मैंने कहा सारे सौदे अच्छे पड़ रहे हैं, आज कमोडिटी में बैठेंगे। और 12 बजे तक होती थी कमोडिटी उस टाइम पे। मैं 12 बजे तक बैठा और 12 बजे तक मतलब जो मेरे डाउन पेमेंट के पैसे थे ना, वो भी घुस गए और अगले दिन मैं घर से निकला भी नहीं हूँ। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर जब आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट करते हैं, आपने उनको प्रॉफिट होता हुआ देखा, ठीक है, तो आपके मन के अंदर जिज्ञासा नहीं होती कि यार मैं भी अपना पैसा डाल दूं? और उसको कैसे कंट्रोल करते हो आप, क्योंकि आप दूसरों के पैसे लगा के उनको पैसे बना के दे रहे हो? ठीक है, तो मैंने उस जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, मैंने उससे क्या सीखा था, मैंने उससे ये सीखा था अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ ना लाइव मार्केट में, तो मैं क्लाइंट का काम कभी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा पैसा लगा हुआ है ना यार। अब मैं अपना पैसा देखूंगा या मैं क्लाइंट का पैसा देखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, है ना, डेली बेसिस की, और अपने अकाउंट में कर रहा हूँ। तो अब अगर 10 क्लाइंट भी है मेरे पास, तो जहाँ मेरा लॉस हो रहा होगा ना, तो मेरी नज़र वहीं जाएगी कि यार मेरा पर्सनल पैसा डूब रहा है, तो मैं कैसे कैटर कर पाऊंगा। एडवाइस स्टॉक्स पे नहीं मान के ना, क्लाइंट्स को मार्केट डिस्कस करना चाहिए कि भाई मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर रही है, क्या ट्रेंड है, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। ये किसी को नहीं पता होता भाई क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स को हम भी ये भी बोलते हैं कि भाई वो आप डिसाइड करो, मैंने आपको ट्रेंड बता दिया, बाजार तेज़ है, बाजार मंदी है, मतलब बुल है बियर है, जैसे भी हम ये डिस्कस कर सकते हैं आगे क्या फैक्टर्स है, क्या चल रहा है मार्केट में, अर्निंग सीजन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, ये भी देखना है, या कुछ जियोपॉलिटिकल चल रहा है, वॉर चल रही है, भाई इस पे भी ध्यान देना है, अगर कोई बड़ा फॉल दिखे तो स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, मतलब ये सारी चीज़ें है। और मेरे हिसाब से एक क्लाइंट को एक सबसे जो होता है ना, जैसे क्लाइंट क्या करते हैं, जो मैं यूजुअली देखता हूँ, देख प्रॉफिट में तो हम जल्दी बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट हमने देखा यार 5% आ रहा है, चल ठीक है आ रहा है। लॉस जब होता है ना, तब हम उसमें क्या अपने इमोशंस डाल देते हैं, नहीं ये तो ऊपर आएगा, मेरा पैसा लगा है तो नीचे कैसे जाएगा, समझ रहे हो बात। वहाँ इमोशंस आ गए कि भाई वहाँ स्टॉप लॉस नहीं लिया आपने, 5% पे प्रॉफिट बुक कर दिया, लॉस आप देख रहे हो 20%, क्यों भाई। वहाँ आपको बेसिकली अपने सेटअप पे बिलीव करना पड़ेगा कि भाई आप जो देख रहे हो आप उसको ट्रेड करो, आप जो सोच रहे हो उसको ट्रेड मत करो। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप इन कुछ बातों पे आप मतलब इम्प्लीमेंट करो, मैं बता रहा हूँ आपको लॉस नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन अजय जी आपसे है मेरा, एक ऐसा व्यक्ति या मेरे जैसा व्यक्ति जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, वो अपना ऑफिस जाता है, घर आता है, महीने की एंड में उसको सैलरी आती है, उस सैलरी को अपनी जरूरत पे खर्च करता है। अब वो चाहता है कि एक जर्नी स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना, उसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है, तो उसको क्या क्या चीजें जो जरूरी उसको पता होनी चाहिए, कहाँ जाके अकाउंट खुलवाए, क्या क्या करे, आप व्यूअर्स को प्लीज संक्षिप्त शब्दों में बताएं। तो स्टार्ट करते हैं हम डीमैट अकाउंट से। आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जैसे कि आपका एक बैंक अकाउंट होता है, आप वहाँ पैसे डालते हो, अपना विड्रॉल और डिपॉजिट करते हो, वैसे एक डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे आप शेयर्स की बाय और सेल करते हो, परचेजिंग करते हो और सेलिंग करते हो। ठीक है, तो आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, ब्रोकर बहुत सारे हैं, है ना। और मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूँ। एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, और जीरोधा हो गया, ये आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं। और आप मतलब आपको ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप इनके ऐप पे जाओगे, अपना नंबर, मोबाइल नंबर, अपना KYC करोगे, आपका विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर में आपका अकाउंट खुल जाएगा। नेक्स्ट डे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, है ना।
ना आपको बहुत बड़े पैसे की जरूरत है और ना आपको ये कोई है कि यार मैं 10,000 रुपये से आया हूँ कि हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, 5,000 से भी हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप किसी भी अमाउंट से कर सकते हो, ठीक है। यही आपको म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी भी देते हैं, बाइंग सेलिंग की। आप इन्हीं जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं यहीं से आप म्यूचुअल फंड्स की भी कर सकते हो, और कमोडिटीज़, करेंसीज, सारी चीज़ें आप इन्हीं प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। क्या लोगों को ये करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो वो काम कर रहे हैं उनको वही करते रहना चाहिए? एक इसमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम सबको चाहिए होती है, आपको, मेरे को, हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं आनी। तो अगर हमारा माइंडसेट इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ये रहे, 30 इयर्स 40 इयर्स रहे, तो राहुल आप बिलीव नहीं करोगे कि वो इतना अच्छा पैसा होगा ना, इतना अच्छा सम होगा ना उस टाइम में आपके पास, अगर आप कंसिस्टेंट मार्केट में हैं, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज एन SIP। उसमें से चलिए ऐसा होता है कि थोड़ा फंड आदमी ट्रेडिंग के लिए भी, कि फंड चाहिए होता है थोड़ा सा, मतलब ट्रेडिंग भी कर ली बीच बीच में जब टाइम मिला। नहीं तो एक कंसिस्टेंट अगर आप म्यूचुअल फंड में भी हो, चाहे इक्विटीज़ में भी हो ना, अगर आप 30 साल 40 साल के लिए ना, वो इतना अच्छा फंड हो जाएगा ना आपको कि आपको रिटायरमेंट भी आप अर्ली ले सकते हो, और उसके बाद आप मतलब अपना रिटायरमेंट इंजॉय कर सकते हो। आप किसी पर लाइबिलिटी नहीं होगी आपकी कोई, ना आप किसी पर बर्डन बनोगे। वो इतना अच्छा सम होता है। तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसे कहते हैं ना, वो अगर कोई करना चाहता है बहुत अर्ली एज से, अगर कोई मेरी बात यूथ कोई सुन रहा है ना, तो बहुत अर्ली एज से उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई। अगर 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर रहा है ना, तो अभी कर दे। ओवर द टाइम हर साल जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है कि कोई कहीं जॉब कर रहा है 10% 15%, भाई जितना तेरे को कंपनी इंक्रीमेंट दे रही है ना, उतना अपना इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट दे तू ईयरली। मैं ये लिखवा के देता हूँ कि वो पैसे से कभी परेशान नहीं होगा वो आदमी। इसी के साथ हम पॉडकास्ट के अंतिम क्षण पे पहुंच चुके हैं, और आप लोगों के लिए एक ये न्यूज़ है कि अगर आप वरुण भाई या अजय भाई से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कनेक्ट करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन टिप्स के लिए नहीं, सिर्फ एडवाइस के लिए। मुझे लगता है कि आज का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, लोगों के लिए भी, हमारे लिए तो बहुत लर्निंग रही, और लोग भी बहुत कुछ लेकर जाएंगे इस पॉडकास्ट से। करेक्ट। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अपना समय देने के लिए, कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच अजय, जॉइनिंग अस थैंक यू ऑन दिस वरुण। पॉडकास्ट। थैंक यू वरुण भाई।